है फ्री में बिठा के। तू मुझे कॉल ही ना क्या कर रात पे। वही तो मेरी गलती तो कर दिया था। नहीं तो अपनी गलती मान और निकल। तेरे से अपनी गलती नहीं मानी जा रही। माफी मांग गया फिर मैंने कुछ बनकर चीज को समझ निकाल यहाँ से। बता क्या किया था मैंने, बता। मैंने बोला था ना तू मदन मदन कर रहा था तब मेरे को नहीं याद मदन को कुछ नहीं है। बोला मुझे नहीं पता कुछ बोला था मदन की याद आ रही है बोला दीपक की मोबाइल वाली बात के बाद ही बोला। वेल ये कितनी शर्मसार कर देने वाली बात है कि जिस नेपाल से हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है उसी देश की बेटी के साथ हमारे देश में इतना घिनौना अपराध हुआ और हम और आप सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गए। वाकई ये कितनी अफसोसजनक बात है कि हमारी पड़ोसी देश की बिटिया हमारी धरती पर सुरक्षित नहीं थी। हमारा और उस धरती का सांस्कृतिक रिश्ता, हमारी परंपराएं सब तबाह हो गई जब एक दरिंदे ने उस बिटिया से उसकी जिंदगी छीन ली और हम सिर्फ बैठ के देखते रहे। वेल बात है KIIT यूनिवर्सिटी की, जहां पर नेपाल देश से एक बिटिया अपने भविष्य के सपने लेकर आई थी, पढ़ाई करने आई थी और कुछ बनने आई थी। लेकिन क्या हुआ, एक दरिंदे ने, एक हवस से भरे हुए लड़के ने उसे अपना शिकार बना लिया। और अफसोस इस बात का है कि जब इस बिटिया ने मदद मांगी तब पूरे प्रशासन ने उसको न्याय दिलाने की बजाय इस मामले को ही दबाने की कोशिश करी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि न्याय दिलाने की बजाय पूरे नेपालियों पर दाग लगाने की साजिश भी रची। आखिर क्या सोच रहा था KIIT प्रशासन? क्या उसका पाप इस दुनिया से छिप जाएगा या उस बिटिया की चीखें क्या किसी को नहीं सुनाई देंगी? अरे सच तो सामने आ ही जाता है ना। और बात किसी मासूम बच्ची की जिंदगी की हो तो वही सच ज्वाले की तरह फूट पड़ता है। और मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि क्या कसूर था उस बिटिया का? क्या ये कि वो नेपाल से उड़ीसा पढ़ने आई थी, या ये कि वो लिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस पढ़ रही थी, या ये कि उसने उस दरिंदे से प्यार कर लिया था, उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। अब सुनिए एक और बात, प्रकृति की मौत के बाद जो हुआ वो उससे भी ज्यादा खौफनाक था। KIIT प्रशासन ने इस मौत को छिपाने के लिए सारे नेपाली बच्चों को बंदी बना लिया और सभी के मोबाइल फोन्स छीन लिए ताकि सच्चाई बाहर ना आ सके। छात्रों को डराया गया, धमकाया गया, जबरन चुप कराने की कोशिश की गई और जब छात्रों ने विरोध किया इस चीज का तब उनका अपमान किया गया, उनको जलील किया गया। यूनिवर्सिटी की 2 प्रोफेसर मंजुषा पांडे और जयंती नाथ 40,000 बच्चों को खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। मंजुषा पांडे कहती हैं कि हम 40,000 बच्चों को फ्री में खाना खिलाते हैं। मैडम माफ करिएगा, ये खाना आपकी जेब से नहीं आता है। इस खाने के लिए बच्चे मोटी फीस भरते हैं। जयंती नाथ ने तो हद ही कर दी। ये कहती है कि तुम्हारे देश का जितना बजट नहीं है उतना तो हम तुम्हें खाना खिला रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, एक बिटिया की मौत हुई है और आप ऐसी गंदी और तुच्छ बातें कर रही हैं। क्या यही आपकी इंसानियत है? और अब आते हैं उस दरिंदे पर, आद्विक श्रीवास्तव। जी हाँ, ये वही लड़का है जिसकी वजह से उस बिटिया की जान चली गई। आप इसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। सच बताना कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा, पूरा दिन शांति से जब चली आती है मेरी मेहनत कर। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत वही तो मेरी गलती तो कर दिया था। नहीं तो अपनी गलती मान और निकल। तेरे से अपनी गलती नहीं मानी जा रही। माफी मांग गया फिर मैंने कुछ बनकर चीज को समझ निकाल यहाँ से। बता क्या किया था मैंने, बता। मत कर यार। पूछा, मैंने बोला कि दीपक वाले मोमोज लेके आई, तुमने बोला कि मदन की याद आ रही थी इसलिए गई। मुझे नहीं पता कुछ बोला था, मदन की याद आ रही है बोला था। दीपक की मोबाइल वाली बात के बाद ही बोला था। उससे पहले सबसे पहले कॉल उठाते ही बोला था मदन की याद आ रही है, बोला था तुमने। मैं भी ये करे तो मुझे तो कितना गाली सुनाता, कितना गाली देता है तू मुझे। प्रकृति में तुम्हें सेम चीज मैं गलत में ना करूं तो भी गलत, मतलब सच बता रहा। वेल ये आदमी नहीं, एक दानव है जिसे बचाने के लिए पूरा KIIT प्रशासन लगा हुआ है। गंदी गंदी गालियां देता था, ब्लैकमेल करता था, धमकाता था और प्रशासन ने उसकी सारी गिरी हरकतों पर पर्दा डालने की कोशिश करी। क्या सच में यही हिंदुस्तान का न्याय है? और आज पूरा भारत शर्मसार है। 140 करोड़ देशवासियों के सर शर्म से झुके हुए हैं। और KIIT प्रशासन क्या कर रहा था? सिर्फ लीपापोती। और सोशल मीडिया में आग तब भड़की जब नेपाल सरकार ने इस केस में दखल दिया।
जब जनता सड़कों पर उतरी तब जाकर कुछ गिरफ्तारियां हुई। हॉस्टल के कुछ अधिकारी, सिक्योरिटी गार्ड और प्रशासनिक अफसरों को पकड़ा गया। लेकिन क्या सच में सिर्फ इतना काफी है? क्या सिर्फ इनकी गिरफ्तारी से प्रकृति को न्याय मिल जाएगा? नेपाल के प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। नेपाल सरकार ने अपने छात्रों को सुरक्षित करने के लिए काफी सारे कदम उठाए। क्या ये सच में हमारी व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े करता? जब नेपाल के छात्रों को हॉस्टल से भगाया गया तो क्या सच में ये एक सभ्य देश की पहचान थी? और अब IIT प्रशासन कहता है कि इसका उस यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। अरे मैडम, छात्रा आपकी यूनिवर्सिटी की थी, अपराध आपकी यूनिवर्सिटी में हुआ, उसकी मौत आपकी यूनिवर्सिटी में हुई, और जब न्याय की बात आ रही है तब आप उसको बचाने की कोशिश कर रही हैं, इसको दबाने की कोशिश कर रही हैं, और जब जनता आपसे सवाल पूछ रही है तब आप पल्ला झाड़ रही हैं। शर्म कीजिए। और ये सारे सवाल सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बिटिया नहीं मरी है, बिटिया का पूरा परिवार मरा है, परिवार के सपने मरे, परिवार का भरोसा मरा है, परिवार की चाहत मर गई है। उस बिटिया के पिता को समझ भी नहीं आ रहा वो क्या बोले, उनकी जबान से शब्द भी नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि इस समय जो वो सह रहे हैं ना, वो हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम और आप अगर कुछ सच में कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं कि हम नेपाल वालों को बताएं कि हम भारतवासी, हिंदुस्तानी ऐसे नहीं हैं। और आज मैं नेपाल वासियों से दोनों हाथ जोड़ करके ये कहना चाहूँगा कि मेरे नेपाल के दोस्तों, नेपाल के साथियों, कि IIT इंस्टीट्यूट में हमारी बिटिया के साथ जो अत्याचार हुआ, अत्याचार करने वाले, अत्याचार को दबाने वाले इन लोगों से हमारा भारत नहीं बनता है। हमारा भारत तो वासुदेव कुटुंबकम के सूत्र पर चलता है। हम वो लोग हैं जो बेटियों को देवी का दर्जा देते हैं। हम वो लोग हैं जो यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता के सिद्धांतों पर चलते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि उड़ीसा में जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार किया है, और हम उसको लेकर के शर्मिंदा भी हैं। जो घटना में हुआ उसको लेकर के भी, और जो घटना के बाद किया गया उसको लेकर के भी। नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। कैसे एक बच्ची खुदकुशी पर मजबूर हो सकती है? यार, ये तो एक अपराध है, और जिस तरह से मामले को दबाने की कोशिश की गई, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। नेपाली छात्रों को बंदी बना लेना, उनके सारे फोन छीन लेना, उनके बीच डर का माहौल पैदा करना, उनको धमकाना, उनको जलील करना, ये तो यार वो हुआ ना कि चोरी का चोरी, ऊपर से सीना चोरी। लेकिन फिर भी हम आपसे कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ उसे हम ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि आपकी इस जंग में, इस जुल्म के खिलाफ लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। पूरा 140 करोड़ हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। इस जुल्म के खिलाफ जंग में आपकी आवाज़ के साथ पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ भी है। भारत और नेपाल के रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत सांस्कृतिक और बहुत ज़्यादा पुरातन हैं। इसको ये दो कौड़ी के लोग नहीं हिला सकते। और हम आपके साथ जस्टिस फॉर नेपाली गर्ल की आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे, और आपके साथ इस जंग में तब तक लड़ेंगे जब तक आपकी बिटिया को इंसाफ नहीं मिल जाए। और भारत के वासियों, आप सभी लोग से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में जा करके उस नेपाली बिटिया के लिए, जस्टिस फॉर नेपाली गर्ल के जितने कमेंट्स आप कर सकते हैं उतने कमेंट्स आप करिए, ताकि ये वीडियो रैंक करे और भारत सरकार तक पहुँचे। भारत सरकार तक तो पहुँच चुकी है, लेकिन जल्दी से जल्दी उस बिटिया को न्याय मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।